हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और सब लोगों ने अपनी एमएससी में एडमिशन ले चुके होंगे। ठीक है, तो एमएससी में एडमिशन कुछ लोग ले चुके होंगे, कुछ लोग का बाकी होगा जो प्रोसेस में चल रहा होगा, कुछ लोग तो एंट्रेंस दे चुके होंगे, उसके बाद रिजल्ट का तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, सिलेबस आज से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो भी जान लीजिए कि इसके पहले वाले वीडियो में एमएससी जूलॉजी के डिटेल सिलेबस को डिस्कस किए हैं फर्स्ट सेमेस्टर के। ठीक है, तो जाके आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हो सिलेबस का तो जल्दी से जाके सिलेबस का वीडियो देख लीजिए। आज के इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो हम सिलेबस को कंप्लीट करने के और एक स्टेप बढ़ाएंगे अपना। ठीक है, तो जैसा कि पहले ही पता था आप लोग को, सिलेबस में बताया गया कि आप लोग को एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में 4 पेपर पढ़ने हैं जूलॉजी में। ठीक है, तो चारों पेपर्स अलग अलग पढ़ने हैं, ये तो सबको पता होगा कि 4 पेपर पढ़ने हैं, ये तो पता ही होगा। उसमें से जो पहला पेपर है आपका, यहाँ पहला पेपर का नाम है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लोअर नॉन कोऑर्डिनेट्स। तो आज इस वीडियो में हम उसके पहले लेक्चर को देखेंगे। ठीक है, पहले लेक्चर को समझेंगे। इसमें क्या था, प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ना है। और हाँ, एक चीज़ और बताया गया था आपको पिछले वाले वीडियो में, सिलेबस वाले वीडियो में, कि यहाँ पे ना पूरा का पूरा एकदम सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाया जाएगा। कौन सा कंप्लीट करवाया जाएगा, जो मतलब क्योंकि सिलेबस एमएससी का इतना लेंदी होता है कि पॉसिबल नहीं होता है कंप्लीट करवा पाना, तो क्यों ना कुछ ऐसा पढ़ा जाए जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स ही आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक, तो चलिए जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया था। ठीक, तो आज के इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन फर्स्ट पेपर के पहले यूनिट में जो इम्पोर्टेंट है वो जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, जैसा इसमें आपको फर्स्ट यूनिट में प्रोटोजोआ पढ़ना है, तो प्रोटोजोआ कौन सा पढ़ना है आपको। प्रोटोजोआ के बारे में अगर हम पढ़ने लगे तो आप बीएससी तक पढ़े क्या, जैसे ग्रेजुएशन में पढ़े हो क्या, प्रोटोजोआ के कैरेक्टर क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, कॉमन ये सब तो पढ़े हो, तो ये भी सिलेबस में है, लेकिन पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अपने कॉलेज में पढ़ोगे तो वो मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैनल पे आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट वीडियो मिलेंगे। इम्पॉर्टेंट मतलब ये है कि सिलेबस देखो, अकेले मेरे बस में नहीं है कि आप लोग कंप्लीट करवा पाना। ठीक है, तो इसलिए यही करवाएंगे जो इम्पोर्टेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, जो एग्जाम में आता रहता है, उसके बारे में आज यहाँ पे पढ़ेंगे। मतलब इस चैनल पे हम लोग ऐसे ही सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, कोई अब भी नहीं, वीडियो देख लो फिर अच्छी लगे तो लाइक कर लो। ठीक, तो अब हमारे उसमें पहले यूनिट में क्या है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लोअर नॉन कोऑर्डिनेट्स। तो ये जो आपका पेपर है, इस पेपर में आपको प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ना है। जैसे लोअर नॉन कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, नॉन कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो लोअर होते हैं, यूनिसेलुलर वगैरह, तो उसके बारे में इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहला आपका जो है वो क्या है, प्रोटोजोआ है। क्या है, प्रोटोजोआ। देखो, प्रोटोजोआ आपके इस यूनिट में, पहले यूनिट में प्रोटोजोआ के बारे में पूरा डिटेल पढ़ना है। जैसे कि इसका आप लोग तो क्या जानते ही हो इसके बारे में, कैरेक्टर वगैरह इसका सब जानते ही हो। ठीक है, और वो इजी भी होता है, एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, जो वो सब एग्जाम में नहीं आता। ठीक, जो बचपन से एग्जाम में आ रहे तो वो आज क्यों आएगा, बीएससी में भी तो वही था। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम प्रोटोजोआ का हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक, प्रोटोजोआ का हिस्ट्री क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ प्रोटोजोआ। हिस्ट्री ऑफ प्रोटोजोआ का मतलब क्या है, हिस्ट्री ऑफ प्रोटोजोआ का मतलब ये पढ़ना है इसमें कि प्रोटोजोआ का कैसे, इसका वो क्या क्या हुआ, कैसे पता चला कि ये प्रोटोजोआ है, इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट आए थे, वो क्या क्या अपना मत दिए, अपने क्या क्या राय दिए कि प्रोटोजोआ को कैसे डिफाइन करें। जैसा कि आपको पता है कि केमिस्ट्री जैसे पढ़ते हो ना, कि पीरियोडिक टेबल का पहले एक साइंटिस्ट ने दिया था, वो भी मॉडल फेल हो गया, फिर दूसरा ने दिया, उसको भी फेल कर दिएगा, तीसरे ने दिया, उसको भी फेल कर दिएगा। सेम टू सेम यहाँ भी वही है, यहाँ भी कोई साइंटिस्ट लोगों का यही काम ही था, क्या करना, एक लोग बनाता था तो दूसरा उसमें कमियाँ निकालता था। ठीक है, तो सेम यहाँ भी वही कांड है। इससे अलावा साइंटिस्ट लोग का जो मेन कैरेक्टर होता है यही है कि मान लीजिए हमने कुछ कर दिया, कुछ अच्छा कर दिया, तो दूसरे वाले को देखा नहीं गया तो वो कुछ खोज करते करते इससे भी अच्छा निकाल दिया। तो ठीक वैसे ही यहाँ भी है कि प्रोटोजोआ के हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो अभी बहुत सारे साइंटिस्ट आप लोग को देखने को मिलेंगे। पूरे जितने भी बहुत सारे हजारों साइंटिस्ट आए इसके बारे में मत देने, लेकिन सबका नहीं पढ़ना, अपने सिलेबस में बहुत कम लोगों का दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो नाम जानो, प्रोटोजोआ क्या होता है। देखो प्रोटोजोआ, देखो प्रोटोजोआ जो है ना, ये टर्म है प्रोटोजोआ, ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। 2 वर्ड, जैसे क्या है, एक है प्रोटोज और ये दूसरा है जोअन्स,
जोअन, ठीक है, प्रोटोजोअन्स। दो ये प्रोटोज है, ये जोअन्स है, ये दोनों कौन से वर्ड हैं, ये ग्रीक वर्ड हैं, ठीक है, ये दोनों ग्रीक वर्ड से मिलके जो अपना बना है वो प्रोटोजोआ बना है। अब देखो प्रोटोजोआ, प्रोटोज और जोअन्स, ठीक है, प्रोटो और जोअन्स। अब इसका प्रोटोज का क्या मतलब होता है, प्रोटोज का मतलब होता है प्रिमिटिव, मतलब पहला, फर्स्ट या फिर प्रिमिटिव, जैसे प्रिमिटिव, इसका मतलब होता है प्रिमिटिव, या फिर हम लोग इसको फर्स्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब जो पहले के ऑर्गेनिज्म से, जो बहुत पुराने ऑर्गेनिज्म, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म को इसमें रखा गया, नाम से हम लोग को पता चल गया। अब यहाँ पे जोअन्स का मतलब है एनिमल, ठीक है, एनिमल्स। जू होता है ना, जू का मतलब एनिमल होता है। अब ये जो प्रोटोजोआ जो वर्ड है ना, ये है, ये कौन सा वर्ड है, ये है प्लूरल वर्ड, ठीक है, प्रोटोजोआ प्लूरल है। अब इसका सिंगुलर क्या होगा, प्रोटोजोअन, ठीक है, प्रोटोजोअन इसका सिंगुलर होगा और ये प्रोटोजोआ जो है ये प्लूरल है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई, आई थिंक सो, क्योंकि ये उतना हार्ड नहीं था, चलो ये समझ में आया होगा। देखो प्रोटोजोआ जो है वो पहले दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ये दोनों कौन से वर्ड हैं, ये ग्रीक वर्ड हैं, ठीक है, ये दोनों ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन से, प्रोटोज और जोअन्स। प्रोटोज का मतलब होता है प्रिमिटिव या फिर फर्स्ट, जोअन्स का मतलब होता है एनिमल, मतलब जानवर, ठीक। अब इसके बारे में समझो क्या होता है, ये तो समझिए कैसे, ये कैसे बना हुआ है, ठीक। अब इसके बारे में एक साइंटिस्ट, बहुत अच्छे साइंटिस्ट है, जिन्होंने प्रोटोजोआ को टर्म दिया, जो टर्म है प्रोटोजोआ, टर्म गिवन बाय, टर्म किसने दिया, एक साइंटिस्ट थे, बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने प्रोटोजोआ का टर्म दिया। कुछ अभी बताएंगे कि कैसे टर्म दिया, कि कुछ खोज करते करते इन्हें पता चला कि हाँ इसे प्रोटोजोआ ही नाम देना चाहिए। तो कैसे, वो साइंटिस्ट थे जॉर्ज गोल्डफस, जॉर्ज गोल्डफस एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट यानी कि ये जूलॉजिस्ट थे, मतलब ये जो थे ना वो साइंटिस्ट तो थे, लेकिन किसमें आते थे, जूलॉजी के ये वैज्ञानिक थे, तो इन्हें जूलॉजिस्ट बोला जाता है। जूलॉजी के वैज्ञानिकों को जूलॉजिस्ट बोला जाता है, बॉटनी के बॉटनिस्ट बोला जाता है, ठीक है, केमिस्ट्री के केमिस्ट बोला जाता है। तो इसीलिए इसको, ये जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने टर्म दिया कौन सा, प्रोटोजोआ। तो जॉर्ज गोल्डफस ने क्या देखा, सबसे पहले तो इन्होंने क्या देखा, अच्छा ये कब किए थे, इन 1818 में, ठीक है, 1818 में ये टर्म दिए प्रोटोजोआ, ठीक है, कौन, गोल्डफस। देखो अब ये जॉर्ज गोल्डफस जो थे, इन्होंने क्या बताया कि कुछ सिंपल एनिमल्स को, बस इन्होंने कुछ ज़्यादा इसके बारे में डिफाइन नहीं कर पाए थे, ये कि एकदम डिटेल प्रोटोजोआ क्या होते हैं, प्रोटोजोआ में कौन कौन से आने चाहिए, ये सारे डिफाइन नहीं कर पाए थे। तो इन्होंने बस इतना बताया कि कुछ सिंपल एनिमल को, इन्होंने बस क्या किया कि कुछ सिंपल एनिमल्स इनको मिले, उन सिंपल एनिमल्स को एक ग्रुप में बना दिया, ठीक है, जैसे कि सिंपल एनिमल्स को ग्रुप में बना दिया। अब ये नहीं था कि उसमें कौन से एनिमल हैं, कौन से प्लांट हैं, या फिर वो कैसे चलते हैं, सीलिया, फ्लैजेला, ये सब कुछ नहीं जाने, वो बस एक ऐसा जाने कि ऑर्गेनिज्म है, सिंपल है। अब इन्होंने ये भी नहीं बताया था कि ये यूनिसेलुलर रहेंगे या फिर मल्टीसेलुलर रहेंगे, ठीक है। इसमें एनिमल में, इस प्रोटोजोआ जो आप बना रहे हो, क्लास अलग से बनाए हो, इसमें कौन से रहेंगे, प्लांट रहेंगे कि एनिमल रहेंगे, सिंपल। तो बस इन्होंने बताया कि सिंपल कुछ ऑर्गेनिज्म रहेंगे, उसको एक अलग क्लास में डिफाइन कर दिया गया, ठीक है, तो प्रोटोजोआ में उन्होंने रख दिया, ठीक। तो अब इन्होंने कुछ भी नहीं बताया, क्या नहीं बताया कि ये प्लांट होंगे, एनिमल होंगे, या फिर कैसे चलेंगे, सीलिया होगा, फ्लैजेला होगा, कुछ भी नहीं बताया। बस क्या बताया कि कुछ ऐसे सिंपल ऑर्गेनिज्म है जिनको एक साइड किसी क्लास में ला के रख दो, उसे इन्होंने प्रोटोजोआ कह दिया, ठीक। अच्छा एक और बात, यहाँ पे सिर्फ समझाया जाएगा, ठीक है, समझाया जाएगा, और नोट्स आपको ज़रूर मिलेगा, और बिल्कुल फ्री नोट्स मिलेगा, उसके लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स कहाँ पे मिलेगा, ये वीडियो के हम लास्ट में बताएंगे, या फिर वीडियो के बीच में बता सकते हैं, इसलिए वीडियो एक भी स्किप मत करिएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ समझाया जा रहा है। अब जो बच्चा कुछ ऐसे होते हैं कि समझाने पे लिख लेते हैं बना बना के, वो भी बहुत सही है। आप लोग यहाँ समझाने से सिर्फ लिखो, यहाँ पे कुछ भी लिखवाएंगे नहीं, बस ऐसे समझाएंगे, ठीक है। नोट्स आपको मिल जाएगा, कैसे मिलेगा ये हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे, या फिर वीडियो के बीच में बताएंगे, स्किप मत करिएगा वरना आपका छूट जाएगा। तो चलो 1818 में ये सारा तो हो गया, इतना तो हो गया। अब इसके बारे में देखो, गोल्डफस ने जो क्लासिफिकेशन दिया था, मतलब जो ग्रुप बनाया था, इसमें ये भी था कि इसमें
सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर नहीं रहेंगे, ठीक है। सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ना रह के इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी उन्होंने बताया है। जो मल्टी सेलुलर थे उनको भी इन्होंने इसमें इंक्लूड कर दिया था, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी इन्होंने इसमें इंक्लूड कर दिया गया था। जैसे कि मतलब यूनिसेलुलर तो थे ही थे, जरूर रहेंगे वो, क्योंकि वो भी सिंपल हैं, लेकिन इन्होंने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी इसमें लाके इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो जैसे कुछ मल्टी सेलुलर थे, कौन कौन से, स्पंजेस और कोरल्स, ठीक है, कोरल्स हो गए, स्पंजेस हो गए। जेली फिश को भी इन्होंने इसी में रखा लाके, बताओ, जेली फिशेस को भी इन्होंने इसी में लाके इंक्लूड कर दिया। तो अब तो हम लोग को पता है कि ये गलत है, उस टाइम लोगों को नहीं पता था कि ये गलत है, क्योंकि आज हम लोग को सारा मतलब साइंटिस्ट जितने भी आए वो लोग अलग अलग हम लोग को सारा कुछ बता दिए हैं कि ये 5 किंगडम है, इतने फाइलम है, ये सब अलग अलग, तो क्लियर है अभी। लेकिन उस टाइम नहीं क्लियर था, जब ये बन ही रहा था, जब ये सब क्लासिफिकेशन हो रहा था तो क्लियर नहीं रहता है किसी को भी, ठीक है। तो इसमें इन्होंने जॉर्ज गोल्डफस ने क्या बताया कि इसमें सिर्फ सिंपल एनिमल बताया इन्होंने, सिंपल एनिमल्स को इसमें रखते हैं। फिर सिंपल एनिमल को इसमें रखते तो हैं, लेकिन यूनिसेलुलर के साथ साथ इसमें मल्टी सेलुलर को भी रखा जाता है, ठीक है, इन्होंने ये बताया। तो मल्टी सेलुलर में कौन कौन से इन्होंने एग्जांपल दिए, कौन कौन से रह सकते हैं, स्पंजेस, कोरल, जेलीफिश एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने इसमें बताया था, ठीक है। देखो, तो इसके आगे क्या हुआ कि ऐसा सिलसिला 1818 गोल्डफस के बाद कुछ साइंटिस्ट बहुत सारे आए, अपना अपना रिसर्च करते रहे, ठीक है। तो किसी को कुछ पता चलता था, कुछ पता चलता था। फिर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर दिया गया है, कौन सा ईयर, जैसा कि एक चीज़ और बता दें आपको कि इस टाइम, इसके बाद कुछ साल बाद सेल थ्योरी आ गई थी। सेल थ्योरी कब आई थी, सेल थ्योरी कब आई थी, 1839 में सेल थ्योरी दिया गया था, किसके द्वारा, स्लाइडेन और स्वान जो थे, स्लाइडेन एंड स्वान जो थे, इन लोगों के द्वारा सेल थ्योरी दे दी गई थी। अब इसमें क्या बताया गया था, सेल थ्योरी में बताया ये गया था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल्स से बने हुए होते हैं, फिर चाहे वो यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टी सेलुलर हो, ये लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। तो 1839 में इतना तो पता चल गया। फिर कुछ देर बाद क्या हुआ, कुछ दिन बाद बहुत सारे जैसे कंस्ट्रक्शन होते गए, किसके, बहुत ही एडवांस लेवल के माइक्रोस्कोप्स की कंस्ट्रक्शन होते गए, ठीक है। तो अब माइक्रोस्कोप भी कंस्ट्रक्ट हो गया था एडवांस लेवल का। जब इन्होंने गोल्डफस ने किया था तो माइक्रोस्कोप उतना डेवलप नहीं हुआ था, फिर कुछ दिन बाद तो होना ही था ना डेवलप, ठीक है, डेवलप हुआ, माइक्रोस्कोप का एडवांसमेंट हुआ। फिर स्लाइडेन एंड स्वान की थ्योरी आई, तो इससे और माइक्रोस्कोप से बताओ, माइक्रोस्कोप से कितना फ़ायदा होगा, सेल का पूरा क्लियर पता चल जाता है ना सब कुछ। तो माइक्रोस्कोप भी डेवलप हो गए, स्लाइडेन एंड स्वान की थ्योरी भी आ गई थी। अब इन दोनों को मिला जुला के कुछ साइंटिस्ट, लोगों को तो इतना पता चल गया कि इस सेल्स से तो बने हुए थे, फिर चाहे वो यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टी सेलुलर हो, ठीक है। अब माइक्रोस्कोप भी डेवलप हो गए। अब इन दोनों चीज़ों के हेल्प से पता चला लोगों को कि जितने भी प्रोटोजोअन्स हैं, प्रोटोजोअन जो भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, प्रोटोजोअन्स कौन कौन से हो सकते थे, प्रोटोजोअन्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि सीलिएट्स और फिर अमीबा वगैरह, सीलिएट्स और अमीबा। जैसे कि इन्होंने पता किया, पढ़ाई वढ़ाई की, खूब रिसर्च किया, तो उन्हें पता चला कि जितने भी प्रोटोजोअन्स होते हैं, प्रोटोजोअन्स कौन कौन, सीलिएट्स या फिर अमीबा, जितने भी सीलिएट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सिंगल सेल्स से बने हुए होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया लोगों को कि मल्टी सेलुलर नहीं होते हैं, मल्टी सेलुलर एक भी नहीं आते। इसमें कौन कौन से आते हैं, सिर्फ सिंगल सेल वाले आते हैं, ठीक है। चलो, तो इसके आगे क्या हुआ, बहुत जैसा कि अब फिर गोल्डफस की थ्योरी को भी लोगों ने नकारा, ठीक है, गोल्डफस की थ्योरी को भी इन्होंने नकारा, क्योंकि मल्टी सेलुलर उन्होंने बताया था, अब प्रोटोजोआ में तो कोई मल्टी सेलुलर आ नहीं रहे थे, ठीक है। तो इसके बाद एक साइंटिस्ट, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आए, कौन से, उनका नाम था वॉन HIEBOLD, वॉन सीबोल्ड नाम के एक साइंटिस्ट है, वॉन सीबोल्ड नाम के एक साइंटिस्ट है। उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने सब कुछ देखने उखने के बाद क्या किया कि मतलब इसमें प्रोटोजोअन कोई एनिमल आ नहीं रहे हैं मल्टी सेलुलर, तो इन्होंने क्या किया कि इस उनके उसको रीडिफाइन किया, मतलब इनका जो थ्योरी दिए थे गोल्डफस, उनके थ्योरी को रीडिफाइन किया। और फिर इन्होंने बताया कि कोई भी, और इन्होंने क्या किया कि बता दिया कि इसमें कोई मल्टी सेलुलर नहीं रहेंगे, इसमें सारे मल्टी सेलुलर यानी मेटाजोआ समझते हो ना,
मेटाजोआ को मतलब मल्टीसेलुलर लोअर मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं मेटाजोआ, इनको उस ग्रुप से निकाल दिया, प्रोटोजोन के ग्रुप से इनको निकाल दिया। कौन बचे उस टाइम? तब सिर्फ बचे कौन कौन से? मल्टीसेलुलर वाले को तो निकाल दिया मेटाजोआ को उस ग्रुप से, फिर बचे सिर्फ कौन से? सिंगल सेल वाले। ठीक है, बहुत बढ़िया, सिंगल सेल वाले। एक तो अचीवमेंट छोटा सा तो अचीवमेंट मिला इन लोग को, लेकिन फिर कन्फ्यूज़न आता है। अब बताओ इसमें प्रोटोजोन्स में सिंगल तो प्लांट्स वाले भी कुछ होते हैं और सिंगल कुछ एनिमल्स वाले भी होते हैं। अब बताइए कि एनिमल इसमें रहेंगे कि प्लांट इसमें रहेंगे, ये छोटा सा दिक्कत आ गया इन लोग के सामने। ठीक है, अभी तो सिर्फ इन्होंने मल्टीसेलुलर वालों को निकाला था। ठीक है, अब फिर आया कुछ देर बहुत, तब तक तो सब सही होगा कि हाँ वाहवाही हुई इनकी, किसकी? वॉन सीबोर्ड की वाहवाही हुई कि मतलब इन्होंने बता दिया कि मल्टीसेलुलर वालों को निकाल, तो सिर्फ इसमें सिंगल सेल वाले रहेंगे। ठीक है, तो इन्होंने मेटाजोआ को निकालने के बाद, वॉन सीबोर्ड ने मेटाजोआ को निकालने के बाद इस ग्रुप से मतलब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को निकालने के बाद इन्होंने एक ग्रुप बनाया। ठीक है, सॉरी, 2 ग्रुप बनाया इन्होंने। 2 ग्रुप बनाया, कौन कौन से? एक ऐसा ग्रुप बनाया जिसमें सीलिया पाए जा रहे थे, और एक ऐसा ग्रुप बनाया जिसमें फ्लैजेला पाए जा रहे थे। ठीक है, फ्लैजेला और सीलिया का ग्रुप बनाया, मतलब जो ऐसे सिंगल ऑर्गेनिज्म थे जिसमें सीलिया किसी में पाए जाते थे, किसी में फ्लैजेला पाए जा रहे थे। अच्छा, तो सीलिया जिसमें पाए जाते थे उनको सीलिया जिसमें पाए जा रहे थे उनको इन्होंने बहुत ही अच्छा नाम दिया, इन्फोसोरिया। क्या? इन्फोसोरिया इन्होंने नाम दिया था किसमें? जो सीलिया जिसमें पाए जा रहे थे, और फ्लैजेला जिसमें पाए जा रहे थे उन्हें फ्लैजेलेटा नाम दे दिया था इन्होंने। ठीक है, तो ये थी अचीवमेंट किसकी? वॉन सीबोर्ड की। वॉन सीबोर्ड क्या किए? बस क्या किए, उसमें से मल्टीसेलुलर वालों को अलग कर दिए, मतलब यूनिसेलुलर को सिर्फ रख के इसमें, और रखने के बाद इस प्रोटोजोआ को है 2 क्लासेस में क्लासिफाई किए। कौन कौन सा? सीलिया जिसे इन्फोसोरिया कहा गया, और फिर एक फ्लैजेला वाला था जिसमें फ्लैजेला पाया जा रहा था, उन्हें अलग कर दिया और सीलिया वाले को अलग कर दिया। बस वॉन सीबोर्ड ने इतना ही काम किया। वॉन सीबोर्ड के बाद क्या हुआ कि अब वॉन सीबोर्ड का भी वो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे जब स्टडी हुई वॉन सीबोर्ड का उस क्रिटिसाइज हुआ। वॉन सीबोर्ड का जो ये क्लासिफिकेशन था इसे लोगों ने क्रिटिसाइज किया। अब क्यों किया? इन्होंने बता तो दिया कि इसमें सिर्फ यूनिसेलुलर रहेंगे, लेकिन इन्होंने ये लोगों को बहुत दिन बाद, बहुत सालों बाद जाके रियलाइज़ हुआ कि कुछ यूनिसेलुलर ऐसे भी होते हैं जो प्लांट्स लाइक होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो एनिमल्स लाइक होते हैं। जैसे आप यूग्लिना कोई देख लो, और कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों शो करते हैं। ठीक है, तो अब इन जो प्लांट है वो एनिमल है वो तो ठीक है, ठीक ठाक है, लेकिन अब जो कुछ ऐसे भी थे जो दोनों कर रहे थे, बताओ दोनों काम कर रहे थे, वो कहाँ माना जाता? जैसे यूग्लिना ही ले लो अपना, जैसे यूग्लिना था, इन्होंने यूग्लिना बहुत ही मतलब आज तक लोगों को कंफ्यूज करके रखता है। तो यूग्लिना था, ये क्या करता था, ये इसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में यानी क्लोरोप्लास्ट भी पाया जा रहा था, और इसके पास क्या था, ये जब सनलाइट नहीं होती थी, जब सनलाइट होती थी तो क्या करा, ये फोटोसिंथेसिस करके अपना पालन पोषण कर लिया। लेकिन सनलाइट ना होते हुए भी ये अपना खाना ऑर्गेनिक मैटर से निकाल लेता था। ठीक है, तो इसका न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था? मिक्सोट्रॉपिक। मिक्सोट्रॉपिक। अब देखो लोगों को ये तो कोई अभी तक कोई क्लियर नहीं कर पाया, तो अब ये कहाँ से आया? लोगों ने रियलाइज कब किया? जब ये वॉन सीबोर्ड ने जब अपना थ्योरी दिया था, कौन सा, 2 क्लास में क्लासीफाई कर दिया गया। तो अब देखो यूग्लिना में फ्लैजेला पाया था ना, हाँ पाया था, तो उन्होंने चलो फ्लैजेला पाया था, ठीक है, फ्लैजेलेटेड में इसको रखा होगा। लेकिन अब ये था कि जब यूग्लिना के बारे में उन्होंने स्टडी की तो उन्हें क्या पता चला, यार ये यूग्लिना तो एनिमल है कि प्लांट है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब इसी वजह से यूग्लिना की वजह से इनका थ्योरी था उसको भी लोगों ने फेल कर दिया। कौन सी सेंचुरी की बात है ये? 19वीं सेंचुरी की बात है ये। ठीक है, तो आप लोग डेट्स भी याद करते रहो, क्योंकि आपके उसमें क्योंकि जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो हिस्ट्री में डेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि कौन से साइंटिस्ट कब आए, कौन से साइंटिस्ट कब किसका फेल किया था। तो हम लोगों ने 3 साइंटिस्ट के बारे में कौन कौन सा पढ़ा? जॉर्ज गोल्डफस, दूसरा थे जो वो स्लाइडेन स्वान के बारे में थोड़ा थोड़ा जाने थे हम लोग। अभी तीसरा जो है वॉन सीबोर्ड का जो थ्योरी इसमें फेल किया गया था, सिर्फ ऐसे ऑर्गेनिज्म की वजह से जो दोनों कैरेक्टर शो कर रहे थे, जैसे कि प्लांट वाले भी एनिमल वाले भी। ठीक, जैसा क्योंकि इन्होंने बताया ही था ना कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फ्लैजेला वाले होते हैं और एक सीलिया वाले होते हैं, इसको इन्होंने मेन कैरेक्टर बताया था। ठीक है, तो अब सीलिया फ्लैजेला के नाम पे कुछ लोग पढ़ने लगे, तो हाँ सीलिया
पाया तो सही है, फ्लैजेला पाया तो सही है, लेकिन अब फ्लैजेला वाला जब पढ़ा तो बताओ इसमें पता चला कि ये प्लांट है कि एनिमल, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर शो कर रहा था। ठीक, तो यहाँ पे इन्होंने इसका भी क्रिटिसाइज कर दिया गया, इसको भी इस वाले जो इन्होंने मत दिया अपना, इसको भी लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। तो देखो अब इसके बाद ऐसे ही पढ़ाई लिखाई होती रही वैज्ञानिकों की। अब इसके बाद 1860 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर आता है। 1860 में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम था जॉन हॉग। ठीक है, जॉन हॉग साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या कहा कि ये अपना अलग सम्मत लाए। इन्होंने स्टडी करने के बाद इन्होंने कहा कि हमें ये जो प्रोटोजोआ है ना, इसको इस क्लास को या फिर इस फाइलम को हमको प्रोटोजोआ नहीं कहना चाहिए। क्योंकि क्यों नहीं कहना चाहिए कि जैसे प्लांट और एनिमल का बात फंस रहा था यूग्लिना को लेके, कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो प्लांट लाइक भी होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो एनिमल लाइक होते हैं, तो एनिमल लाइक होते हैं। अब कैसे हम लोग प्रोटोजोआ कह सकते हैं? इसको प्रोटोजोआ कहना गलत बात है, क्योंकि ये छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म है इन्हें प्रोटोजोआ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि प्रोटोजोआ का हमने पहले ही बताया कि प्रोटो मतलब प्रिमिटिव और जोआ मतलब एनिमल्स। प्रोटोजोआ के उससे हम लोग को क्लियर होता है कि प्रोटोजोआ में सिर्फ एनिमल्स आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कौन बताया? ये जो जॉन हॉग जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया कि सिर्फ एनिमल्स आने चाहिए। इसका अगर नाम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एनिमल्स तो नहीं आते हैं, क्योंकि यूनिसेलुलर तो हैं। सही है सर, चलो अच्छी बात है, यूनिसेलुलर है, लेकिन एनिमल्स नहीं है। कुछ प्लांट्स भी आ रहे हैं, कुछ एनिमल्स भी आ रहे हैं, कुछ प्लांट्स लाइक भी आ रहे हैं इसमें। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि जो हम नाम देते हैं, इन्होंने बस नाम के बारे में बताया कि इसमें ये नहीं बताया कि यूनिसेलुलर रहेंगे कि मल्टीसेलुलर, प्लांट रहेंगे कि एनिमल रहेंगे। इन्होंने बस ये बताया कि हम लोग जो नाम दे रहे हैं वो नाम गलत है। ठीक है, नाम हम लोग को प्रोटोजोआ नहीं कहना चाहिए इसे। ठीक है, प्रोटोजोआ नहीं कहना चाहिए। इन्होंने अपना एक अलग ही मत लेके आए कि इसे हम प्रोटोजोआ ना कह के अब क्या कहेंगे, अब इसे एक नया टर्म देंगे, प्रिमिजिनम। देखो अब इन्होंने क्या बताया कि हम इसको प्रोटोजोआ नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे? प्रोटोजोआ नहीं कहेंगे, अब इसे हम कहेंगे प्रेजिनम। ठीक है, क्योंकि प्रोटोजोआ, अब क्या पता किसने कहा इन्होंने प्रेजिनम, लेकिन प्रेजिनम ही बोला, प्रोटोजोआ नहीं कहेंगे। क्योंकि प्रोटो मतलब प्रिमिटिव और जोआ मतलब एनिमल, सिर्फ एनिमल्स आएंगे क्या उसमें? इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें प्लांट्स भी कुछ हैं, कुछ एनिमल्स भी हैं, कुछ एनिमल्स लाइक भी हैं, कुछ प्लांट्स लाइक भी हैं। तो इन्होंने क्या नाम दिया? प्रिमिजिनम नाम दिया। चलो ठीक है, प्रोटोजोआ तब से लोग नहीं कहे उसको। अब इस प्रिजिनम में क्या हुआ, इन्होंने दो अलग अलग इन्होंने क्लियरिफाई कर दिया कि कुछ एनिमल्स माइक्रोस्कोपिक इसमें एनिमल्स लाइक भी आएंगे, एनिमल्स लाइक, और प्लांट्स लाइक भी आएंगे इसमें, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म भी आएंगे। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे अब जाके क्लियरिफाई किया कि हम इसे प्रोटोजोआ ना कह के क्या कहेंगे, हम लोग प्रिमिजिनम कहेंगे। अब प्रेजिनम में क्या होगा, इसमें सब आ जाएंगे, कोई अब दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिंपल तो रहेंगे, इसमें सिंगल सेल वाले तो रहेंगे, लेकिन एक अलग ग्रुप बनाया है, माइक्रोस्कोपिक एनिमल लाइक अलग ग्रुप बनाया है, और माइक्रोस्कोपिक प्लांट लाइक अलग ग्रुप बना। चलो ये एनिमल और प्लांट के वो उसमें डिफ्रेंशिएट कर दिए। कौन? जॉन हॉग ने। सिर्फ उसमें नाम बदला, और नाम बदल के क्या कहा कि चलो प्रोटोजोआ हटाओ, प्रोटोजोआ कहेंगे तो सिर्फ एनिमल्स आएंगे उसमें, प्रोटोजोआ में सिर्फ प्रिमिटिव एनिमल्स आएंगे, लेकिन हम लोग उसका नाम तो प्लांट्स भी तो हैं यूनिसेलुलर। ठीक है, तो प्लांट्स भी हैं, इसलिए उसको प्रोटोजोआ को हटा दो, प्रिमिजिनम नाम दे दो, और प्रेजिनम नाम देने के बाद कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म दो क्लास में कर दो इसको, प्रेजिनम जो फाइलम है इसको दो क्लास में कर दो। कौन कौन सा? एक क्लास में आप प्लांट्स को रखो, एक क्लास में एनिमल्स को रखो जो यूनिसेलुलर हैं। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद इसको तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद, मतलब इसको अलग करने के बाद इन्होंने जो प्रेजिनम को नाम दिया, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार जो कह दिया वो लक्ष्मण का रेखा है वो फिर मिट नहीं सकता, वो मिट सकता था। प्रेजिनम नाम दिए, कुछ दिन बाद ज़्यादा उसके बारे में रिसर्च करने के बाद इन्होंने कुछ रीडिफाइन किया, मतलब फिर से बहुत सारी स्टडी की, उसके बाद इन्होंने प्रीमिजिनम का भी नाम चेंज कर दिया। इनको नाम चेंज करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। प्रीमिजिनम का नाम चेंज करके इन्होंने प्रोटोक्टिस्टा कर दिया। इन्होंने क्या नाम दिया? प्रोटोक्टिस्टा। ठीक है, प्रोटोक्टिस्टा नाम किसने दिया था? वो जॉन हॉग साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, तो इसमें क्या था कि प्लांट लाइक यूनिसेल जो इसमें प्रोटोक्टिस्टा में कौन से आते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आएंगे, मतलब माइक्रोस्कोपिक आएंगे, यूकैरियोटिक
तो आएंगे, यूकैरियोटिक तो आएंगे, प्रोटोक्टिस्टा में माइक्रोस्कोपिक प्लांट लाइक आएंगे, और एक कौन से आएंगे, एनिमल लाइक जो होते हैं वो आएंगे। ठीक है, जॉन हॉग यहाँ तक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट प्राप्त किए थे इन्होंने कि चलो प्लांट और एनिमल्स को अलग कर दिए, मल्टीसेलुलर को निकाल दिया गया। चलो, प्रोटोजोआ की हिस्ट्री में बस इतनी देखने को मिलती है, प्रोटोजोआ का हिस्ट्री बस इतना ही आप लोग को इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है। लेकिन इसके बाद थोड़ा सा और है, वो भी जान लो कि अब जॉन हॉग के बाद 5-6 साल बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था अर्नस्ट हैकेल। ठीक है, अर्नस्ट हैकेल का नाम सुनते याद है ना, क्या किए थे इन्होंने, थर्ड किंगडम जो था कौन सा, प्रोटिस्टा इन्होंने दिया था। ठीक है, अब वो कैसे दिए थे वो भी थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग कि प्रोटिस्टा थर्ड किंगडम का उसमें कैसे हुआ। कि बस इसके बाद प्रोटोक्टिस्टा के बाद क्या हुआ अभी बताए रहे, पहले इसको रफ कर लें क्या हुआ। प्रोटोक्टिस्टा के बाद जो अर्नस्ट हैकेल आए, इन्होंने बहुत सारी पढ़ाई की और बहुत सारी रिसर्च वगैरह पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद इन्होंने एक नाम दिया, कौन सा, थर्ड किंगडम बनाया इन्होंने। कौन सा, थर्ड किंगडम इन्होंने बनाया। कौन सा बनाया, जिसमें प्रोटोजोआ आते हैं। कौन से में प्रोटोजोआ आते हैं, प्रोटिस्टा इन्होंने एक किंगडम बनाया। जैसे कि प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ाई चली रही थी, तो प्रोटोजोआ में इन्होंने सोचा कि इसको कौन से किंगडम में रखा जाए, तो किंगडम बनाया इन्होंने। अभी तक किंगडम नहीं बना था ना प्रोटोजोआ का, सिर्फ फाइलम पढ़ रहे थे हम लोग। अब इन्होंने जो अर्नस्ट हैकेल जो आए, अर्नस्ट हैकेल आए किसके बाद, जॉन हॉग के बाद 5-6 साल बाद इन्होंने आया, फील्ड में उतरे अपना ज्ञान को लेके, और इन्होंने सोचा कि क्यों ना इसे एक किंगडम में रखा जाए प्रोटोजोआ को। तो कौन सा किंगडम बनाया, इन्होंने सोचा किंगडम में रखें, तो किंगडम में रखे, तो इन्होंने एक किंगडम बनाया। कौन सा किंगडम, उसका नाम था प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा किंगडम में बनाया, उसमें जितने भी प्रोटोजोआंस थे उनको, मतलब जो प्रोटोजोआंस आते हैं, प्रोटोजोआंस हैं, उसको इस किंगडम में रखा, क्योंकि सबका किंगडम जैसे प्लांटी एनिमलिया किंगडम बन गए थे ना। प्लांटी और एनिमलिया किंगडम सबसे पहले कौन से थे, सिर्फ 2 किंगडम सिस्टम था। ठीक है, 2 किंगडम सिस्टम मतलब कौन सा था, प्लांटी और एनिमलिया थे। लेकिन फिर प्रोटोजोआंस के डिस्कवरी के बाद, प्रोटोजोआ के डिस्कवरी के बाद इन्होंने सोचा कि इसको तो प्लांट में भी नहीं रख सकते, एनिमल्स में भी नहीं रख सकते, क्योंकि उसमें मल्टीसेलुलर थे, इसमें कौन से थे, इसमें यूनिसेलुलर थे। तो इन्होंने एक अलग ही किंगडम बना दिया प्रोटोजोआंस का, उसको प्रोटिस्टा नाम दे दिया। ठीक है, तो प्रोटोजोआ में बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं हिस्ट्री ऑफ प्रोटोजोआ। ठीक है, जैसे साइंटिस्ट 4-5 साइंटिस्ट हैं, उसका नाम याद करिए, क्या क्या किए थे वो याद कर लीजिएगा। हाँ, और हाँ, सबसे बड़ी बात नोट्स के बारे में, तो ये नोट्स आपको कहाँ मिलेगा, फ्री में बिल्कुल मिलेगा, और जो पढ़ाया गया है वही नोट्स मिलेगा। ऐसे ही आपको सारी क्लासेस मिलते रहेंगे एमएससी के, जैसे कि सिर्फ कौन से मिलेंगे, सिर्फ यहाँ पे बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, और नोट्स आपके पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। वो कहाँ मिलेगा, आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा व्हाट्सएप का, वहाँ पे जाके आपको मैसेज कर देना है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो मिल जाएगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्या मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, नोट्स के लिए दिक्कत नहीं लेना, व्हाट्सएप पे जाकर बस मैसेज कर लो, और ज़रूर सब लोग करिएगा, क्योंकि नोट्स की रिक्वायरमेंट सबको होती है। कॉलेज वाले नोट्स बनवाएंगे, अच्छी बात है बनवाएंगे तो, लेकिन यहाँ का नोट्स जो है ना, आप एक बार नोट्स पढ़ो, सारा कुछ समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ का नोट्स बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखवाया जाता है। आप बस एक नोट्स पढ़ के देखो, फिर हर नोट्स लोगे आप सारा। यहाँ पे बस मेरा समझा लिखवाने का, तो हम बोर्ड पे भी नोट्स लिखवा सकते थे, लेकिन नहीं लिखवाएंगे, वहाँ पढ़ लो, तो यहाँ पे मेहनत भी ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे लिखने में थोड़ा दिक्कत होगा, बहुत सारा मेहनत है, इसलिए आप लोग पीडीएफ ले लेना, हम दे देंगे इजीली। वहाँ पे जाकर बस मैसेज करिएगा आप लोग व्हाट्सएप पे, तो मैसेज करिएगा, कोई उस नंबर पे कॉल नहीं करेगा। ठीक है, तो कॉल रिसीव भी नहीं किया जाएगा, शायद कॉल आए भी ना आप लोगों का। ठीक है, तो वहाँ पे सिर्फ आप लोग मैसेज करिएगा, नोट्स आपको 2-3-4 घंटे में, या फिर जब मैसेज देखा जाएगा तो आपको नोट्स दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये वीडियो समझ में आई होगी। तो वीडियो समझ में आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मन करे तो लाइक करो अगर समझ में आया तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एमएससी का सिलेबस यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रूप में कंप्लीट करवाया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।